गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी कैसे हम निकालते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं वो भी आपने देखे थे वहाँ पे, जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है वेरिएशन। आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन क्या है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। ये जो दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। ये मैं पीरियड के अलोंग आपको बता रही हूँ। एज वी मूव अलोंग द पीरियड, जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, fluorine and neon. When we move along the period from left to right side of the periodic table, as you know, the atomic radius go on decreasing. आपको पता है कि atomic radius जो होता है हमारा, उसको क्या होता है, atomic radii को वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोस्ट फॉर्मली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा फॉर्मली बाउंड हो जाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारे शेल्स हैं। तो अब हम अलॉन्ग द पीरियड की बात करेंगे तो हम एक ही शेल की बात करेंगे। जैसे ये मैंने कौन सा ले लिया, सेकेंड पीरियड ले लिया, ये सेकेंड शेल की बात कर रही हूँ मैं। इसमें हम एक ही, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एक ही रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इंक्रीज होते हैं वो अलॉन्ग द वन शेल, एक ही शेल में हमारे इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। इंक्रीज ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ा, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बढ़ती गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता गया और साइज जो है डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, साइज जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अलोंग द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, there is increased in nuclear charge and decrease in atomic radius, which means that outer electrons are most firmly bounded to this nucleus. They are tightly bounded to this nucleus and it is very difficult to remove the electron from this shell. तो हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, दिस इज द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इन एन एटम विच इज़ इन गैसियस स्टेट। तो एटम के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो जब न्यूक्लियस के साथ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइटली बाउंडेड हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वेरिएशन को हम यहाँ पे ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है। मैंने आयनाइजेशन एनर्जी को अलोंग वाई एक्सिस ले लिया है और एटॉमिक नंबर को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में एनर्जी को अलोंग वाई एक्सिस एंड एटॉमिक नंबर को अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिथियम से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम द आयनाइजेशन एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जैसे लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 बताई है और बेरिलियम की 899। ये आपने कुछ भी लर्न नहीं करना है, ना ही आपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। लिखने में जो मैंने आपके नोट्स में आपको पोस्ट करके मैं भेजूंगी, बस वही आपने लिखना है, उतना ही आपने लिखना है, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम द आयनाइजेशन एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. And after that, when we move to boron, the ionization energy will, there is a dip, means fall in boron ionization energy. बोरान की ionization energy आप देख रहे हो बेरिलियम से कम है, जबकि एटॉमिक नंबर तो बेरिलियम से बोरान का ज़्यादा ही है। बेरिलियम हैज़ 4 एटॉमिक नंबर, बोरान हैज़ 5 एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसकी ionization energy कम है। आगे चलेंगे फिर बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी पहले थोड़ा आगे चलते हैं। फिर बोरान से कार्बन की देख रहे हैं, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी फिर रेगुलर इंक्रीज, फिर लिथियम से बेरिलियम बढ़ी, बेरिलियम से बोरान की कम हुई, बोरान के आगे कार्बन फिर बढ़ी, नाइट्रोजन फिर बढ़ी, यही देख रहे हैं हम। कार्बन की फिर बोरान से ज़्यादा है 801 से 1086, कार्बन से फिर नाइट्रोजन की बढ़ी 1402,
ठीक है। फिर नाइट्रोजन के बाद हम ऑक्सीजन में डिप देख रहे हैं, ऑक्सीजन में फिर फॉल देख रहे हैं। 1402 आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की है, 1314 मतलब कम आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की है। तो एक डिप हमने देखा यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, बोरॉन का डिप देखा। दूसरा हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखा, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी, जबकि ऑक्सीजन का भी न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो जब इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसकी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी कम है, ये भी हम अभी देखेंगे। उसके बाद रेगुलर इंक्रीज, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन की ज़्यादा है 1681 है, और नियॉन की तो बहुत ज़्यादा है, मच हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज़ 2080। तो नियॉन क्योंकि आपको पता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ कम या ज़्यादा करने की, बढ़ाने की या कम करने की। देखो हमने क्या क्या देखा, बेरिलियम और बोरान के बीच में, ठीक है। बेरिलियम की आयनाइजेशन, बेरिलियम हैज़ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड बोरान हैज़ 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। बेरिलियम ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, इसका वैलेंस शेल बेटा कौन सा है, सेकेंड सब शेल, दैट इज 2s2, ठीक है। तो ये यहाँ पे s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब बोरान ने क्या करना है, बोरान का आउटर मोस्ट इसमें कौन सा आ गया आपका सब शेल 2p, तो इसमें इसने क्या करना है, दिस इज 2p, ठीक है। p में से निकालना है एक इलेक्ट्रॉन, 2s तो इसका भी पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद 2p, जो आउटर मोस्ट इसका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फॉल कर रहा है, 2p में, ठीक है, दिस इज 2p। तो अब देखो p में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है एज कंपेयर टू s, क्योंकि जो इसका s सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा आपने पढ़ा है s ऑर्बिटल्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन p देन d एंड देन f, मीन्स s ऑर्बिटल जो हैं दे हैव द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। एक रीज़न तो ये है, पेनिट्रेशन भी है। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि ये यहाँ पे फुली फिल्ड है, जो यहाँ पे इसका S सबशेल है, जो S सबशेल है वो यहाँ पे फुली फिल्ड है, जबकि P सबशेल जो है वो ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुली फिल्ड है। तो P में से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली नॉक आउट कर सकते हैं, S में से नॉक आउट करना इलेक्ट्रॉन जो है हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ये यहाँ पे फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर हाईली स्टेबल इन एनर्जी एज कम्पेयर टू दीज कन्फिग्रेशंस। एंड सेकेंड फैक्टर इज हियर S factor which is more penetrating factor as compared to P। तो दोनों की वजह से बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू बोरान। उसके बाद बात कर रहे थे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है। अब नाइट्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 7 एंड ऑक्सीजन हैज़ 8। नाइट्रोजन हैज़ कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन हैज़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहाँ से निकालना है, ये जो p सबशेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो भी p सबशेल के, ये दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, 1 2 3 एंड फोर्थ, दिस इज द लास्ट आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द p सबशेल, ठीक। तो अब बेटा हम देख रहे हैं कि जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, p में, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर हाफ फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हाफ फिल्ड है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है। यहाँ पे हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ईजिली नॉक आउट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमने ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना है तीसरे वाला, इसको निकालने से ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बेटा अनस्टेबल में आ जाएगा। अभी हाफ फिल्ड है, अभी इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो अगर हम इसका ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन में जो फोर्थ लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये इजीली रिमूव कर सकते हैं हम, इसके कंपैरेटिवली हम इसको रिमूव कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। उल्टा ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने से ऑक्सीजन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, उसमें फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना। दैट्स वाई नाइट्रोजन में जो आयनाइजेशन एनर्जी है कायदे से तो देखना चाहिए तो नाइट्रोजन में कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू दिस स्टेबल electronic configuration, due to this half filled electronic configuration, nitrogen has highest ionization energy than oxygen।
जैसे हमने बेरिलियम में देखा, बेरिलियम हैज़ अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरान। अब बात करेंगे नोबल गैसेस की। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज आपको किस में देखेंगी? नोबल गैसेस में, जैसे नियॉन में देखी आपने, ठीक है, क्योंकि हर एक में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इनमें कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो जब कंप्लीटली फिल्ड, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं इनके, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनको स्टेबल हैं ये, इनको ना तो किसी को लूज़ करने की ज़रूरत है ना ही गेन करने की ज़रूरत है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस। ये ना तो लूज़ करती हैं ना ही गेन करती हैं, तभी ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती, तभी इनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन थी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की अलॉन्ग द पीरियड। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द ग्रुप वाइज क्या है? ग्रुप में जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पे मैंने आयनाइजेशन एनर्जी को वाई एक्सिस और एटॉमिक नंबर को अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया है, और ये हम अलॉन्ग द एज वी मूव अलॉन्ग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, द आयनाइजेशन एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं अलॉन्ग द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। दिस इज़ द रेगुलर ट्रेंड कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है बेटा? एक तो देखो एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ जाता है, आपको पता है न्यूक्लियस के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलॉन्ग द ग्रुप में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में बढ़ते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, दूसरा फैक्टर क्या आता है? दूसरा फैक्टर आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इनर शेल्स हैं उनके बीच में भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कि भाई तू इधर ही बैठ, हमने पहले न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होना है। तो ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होते हैं और ये क्या बना देते हैं? बीच में एक स्क्रीन बना देते हैं, शील्ड बना देते हैं, और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट नल एंड वाइड कर देते हैं, इतना नहीं रहने देते इस स्क्रीन की वजह से, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ इतनी नहीं रहती, किसकी वजह से? जिसको हम क्या पढ़ते हैं? स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तीसरी बात न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज तो जैसे जैसे देखो लिथियम से हम नीचे आते जाएंगे, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम या फ्रांशियम। फ्रांशियम हम नहीं लेते क्योंकि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीजियम तक की ले रहे हैं। तो बेशक जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज तो आपका इंक्रीज होगा। ये नहीं आप कह सकते कि भाई न्यूक्लियर चार्ज खत्म हो गया। न्यूक्लियर चार्ज इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है आपके वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो बढ़ते रहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा। अट्रैक्शन यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की रहेगी लेकिन उतनी नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज। सो हम कह सकते हैं so combined effect of atomic size and screening effect, both these effects compensates the effect of increased nuclear charge। ये दोनों इफेक्ट, कौन से इफेक्ट? एटॉमिक साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कंपनसेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज जो है आपका वो बढ़ता जा रहा है और आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नीचे क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जब हमारा साइज बढ़ता जा रहा है तो नेचुरली आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो गया, और दूसरी स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पे इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक अब न्यूक्लियस की पावर इतनी नहीं पहुँच रही। इसका मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब इतना फॉर्मली बाउंडेड नहीं है टू दिस न्यूक्लियस, एंड नाउ वी कैन ईजिली नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन। सो हेयर वी रिक्वायर वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे, जैसे लिथियम से सोडियम आप देख रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, सोडियम से पोटाशियम फिर आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, फिर रुबीडियम में आए तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई है, लेकिन थोड़ा सा एक कांस्टेंट ग्राफ है यहाँ पे। उसके बाद रुबीडियम से सीजियम फिर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। सो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम है, और रुबीडियम में थोड़ा सा कांस्टेंट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आयनाइजेशन एनर्जी हमने नहीं देखी। तो बाकी ऐसे देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी एक रेगुलर ट्रेंड में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। कंबाइनिंग बोथ दीज इफेक्ट्स दिस कंपनसेट्स द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। सो दिस इज योर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ओके बेटा, थैंक यू।